वाली शख्सियात जिसमें तमाम मेरे पुराने और नए स्टूडेंट्स शामिल हैं, उन सबको मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज being a principal of Alvi Homeopathic Medical College, I have been an honored that these graceful personalities are sitting here. अल्लाह पाक का बड़ा करम है, उस रब की बड़ी ज़ात है जिसे हमें नवाजा है। वह तईज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ। वही ज़ात इज़्ज़त देती है और वही ज़ात ज़िल्लत देती है। पाकिस्तान की तारीख में हर वो काम जो होम्योपैथिक की फलाह और बहबूद के लिए हो, उसमें डॉक्टर सबा अलवी और अलवी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज शाना बशाना रहा है। एक वक्त था कि जब मेरे साथ एक वक्त आया और कहा गया कि डॉक्टर सबा आप कॉलेज बंद कर दें या किसी और को दे दें। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी कि किसके साथ बात है। तो अब वो इस वक्त हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। डॉक्टर अकबर अली मरहूम, तो उन्होंने मुझे कहा कि सब अपना कॉलेज तुम किसी और को दे दो, और बाद में उन्होंने अपना कॉलेज उनको दे दिया। तो मैंने उनसे ये कहा कि डॉक्टर साहब मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, लेकिन मैं इसको ए पॉजिटिव नहीं समझती। मेरे रग में एक एक रग के अंदर दौड़ने वाला खून होम्योपैथी है। मैं इसका सौदा नहीं करूंगी किसी सूरत भी। उसी बात पे कायम हूं, जो हूं जैसी हूं आपके सामने हूं। आज हमारा टॉपिक शुरू होने से पहले मैं थोड़ी सी तमहीद मान लूं। वोट लेने से पहले एक बात मैं आपसे सिर्फ करना चाह रही हूँ कि ये मैं आपकी अवेयरनेस के लिए चाह रही थी। हमारे दरमियान वॉइस ऑफ हेल्थ बैठी हुई है। सिर्फ मुझे आप इस बात का जवाब दें, क्या आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के सेमिनार कॉलेज में होते रहे? क्या आप चाहते हैं कि हर महीने हो? क्या आप चाहते हैं कि आप इसे अटेंड करके अपने नॉलेज का इजाफा करें? तो भाई मैंने ये बात आपको लाइब्रेरी में कही थी, आज आपको मैंने वर्चुअल पोजीशन भी दिखा दी है। तो आज का चूंकि मेरा टॉपिक बहुत छोटा सा है और मैंने खुद बहुत छोटा रखा था क्योंकि मैं बोलती बहुत हूँ, तो और तो बोलती भी ज़्यादा है ना, तो इसलिए आज का टॉपिक इन्होंने मुझे दिया फ्लू पे। अच्छा जी, फ्लू क्या है? फ्लू या इन्फ्लुएंजा एक ही बीमारी के दो नाम हैं। फ्लू एक जिसे कहते हैं छूत की बीमारी है, कंजेनिटल बीमारी है, जिसको आप कंटेजियस होती है किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करने से। यानी एक बीमारी जो एक वायरस के जरिए फैलती है, उसका नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। उसके तहत ये बीमारी फैलती है, और क्योंकि ये कंटेजियस है तो ये किसी भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी फैलती है। हवा के सांस जो हम ले रहे हैं हवा में, जो इसके हमारी हवा बाहर निकल रही है, ये पॉल्यूटेड कर देती है, बीमारी को फैलाने का, जासिम को फैलाने का सबब बनती है। हम स्नीज करें यानी छींकें तो हमारी नाक से या मुंह से जो पानी गिरेगा, दैट इज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और उसकी वजह से भी हमें ये वायरस हो सकता है। या वो चीज यानी कि अगर शख्स, मैं बीमार हूँ और अगर मैं गलती नहीं तो कल रात की बात है या परसों रात की बात है, शफीक चिश्ती साहब का मेरे पास फोन आया तो मेरी आवाज़ बड़ी हरास हो रही थी। तो इन्होंने मुझे कहा आपको क्या हुआ? मैंने कहा टॉपिक हो गया। तो उन्होंने कहा डोंट टेक इट सो सीरियस। मैंने कहा बट क्या करूँ, द टॉपिक इज वेरी सीरियस, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम। बट कि ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी बीमारी है जो बगैर किसी इलाज के भी सही हो जाती है। एक मिथ है कि फ्लू और कोल्ड दोनों एक ही चीज है। फ्लू और कोल्ड अमूमन लोग कहते हैं एक ही चीज है, कहने में तो एक जैसी है, लेकिन इनके सिम्टम्स थोड़े थोड़े वेरीफाई करते हैं। कोल्ड के जो सिम्टम्स होते हैं वो सेडेटिव होते हैं, वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, जबकि फ्लू के बड़ी रेंज होती है, वास्ट रेंज होती है सिम्टम्स के। बास लोगों को साल में एक दफा होता है फ्लू, और बास लोगों को हर सीजनल चेंज पे होता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ सर्दियों की बीमारी है तो गलत होगा, क्योंकि शदीद गर्मियों में भी हुआ है,
और इसके पास इसकी मिसाल हमारे पास मार्स में मौजूद है, जो सार्स और मार्स हमारे कोविड से पहले फैले हैं। तो सार्स हमारा दिसंबर में था और मार्स जो है हमारा जून के महीने में था, ठीक है ना। तो शदीद मौसम की इंतहाई जब तपिश होती है उस सब भी ये बीमारियां जन्म लेती हैं। इसके सिम्टम्स में जब इन्फेक्शन पैदा होता है तो ये बाज लोगों को डायरिया भी हो जाता है, और उस डायरिया की कंडीशन में हम उसको कहते हैं स्टमक फ्लू। इसके सिम्टम्स में अगर देखें, हम बात करें इसकी अलामात में क्या है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले बुखार है, और बुखार जो है 102 से लेके 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का होता है। लेकिन एक बात बड़ी अजीब है कि जो एडल्ट हैं, जवान लोग हैं, जिनकी इम्यून पावर बहुत अच्छी है, उनमें बुखार की जो तपिश है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द बच्चों के। फिर इसके अलावा बीमारी का एहसास होना, टायर्डनेस महसूस करते रहना, जो 1 से 7 दिनों के दरमियान होते हैं, लेकिन इसकी शिद्दत 2 से 3 दिनों के दरमियान होती है। यानी बीमारी की आपने महसूस करना है कि आपको वीकनेस हो रही है, डलनेस हो रही है, फीवर है, चिलीनेस है, हेडेक है, फटीग है, ठीक है, डिजीनेस है। ये तमाम चीजें जो अलामात हैं ये आपको महसूस हो रही है 1 से 7 दिन के दरमियान, लेकिन इनकी एग्रेवेशन 2 से 3 दिनों के दरमियान होती है। बॉडी एक करता है, जिस्म में दर्द होता है, हर मसल, हर नर्व, हर जॉइंट आपका दर्द करता है। हेडेक होती है, शदीद सीवियर सर दर्द होता है, गुनूदगी पाई जाती है। इसके बाद फटीग है, बहुत ज़्यादा लागरी महसूस करता है इंसान। और इन तमाम बातों के साथ साथ चूंकि ये वायरस पेट के अंदर जाके ग्रो कर जाता है तो फिर हमें नौजिया एंड वॉमिटिंग की भी अलामात पाई जाती है। बुखार और जिस्म में दर्द जो है वो 2 से 4 दिनों तक रहता है और शिद्दत अख्तियार कर लेता है, जिसके साथ दूसरी अलामात में जो आगे की एडवांस अलामात है उनमें ड्राई कफ यानी खुश्क खांसी का होना पाया जाता है। इसके साथ सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, और इसमें जो टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया दोनों शामिल हो जाते हैं। बाज़ लोगों को सांस बहुत तेज आता है, बाज़ को बहुत धीमा धीमा आना शुरू हो जाता है, और उसकी जो हरासनेस है वो कायम हो जाती है। रनिंग नोज होती है, नाक से पानी की तरह शफाफ पानी बहना शुरू हो जाता है। स्नीजिंग यानी छींकें शुरू हो जाती हैं, गले में खराश पैदा हो जाती है। इसके अलावा जो दीगर अलामात हैं वो 4 से 7 दिनों के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और 7 दिन के बाद जाके क्या होता है कि सिम्टम्स तो सबसाइड हो जाती हैं, लेकिन खांसी और कमजोरी वो परसिस्ट करती है। मैं आपको ये बता रही थी कि ये बीमारी जो है ये किसी को साल में एक बार होती है, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, और बास को ये हर सीजनल चेंज के साथ होती रहती है। तो ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो, जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कमजोर हो, तो उनको भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वो कैसे इसका इलाज करेंगे। ये इन्फ्लुएंजा वायरस जिसकी एडवांस स्टेज में कोविड आया, ठीक है जी, ये 4 किस्म के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। टाइप ए जो है ये सीजनल एपिडेमिक कंडीशन है जिसको हम फ्लू कहते हैं। टाइप ए वायरस जो है वो सीजनल एपिडेमिक फ्लू है, जो हम सब आपको इसको फ्लू कहते हैं। वो होती है जो बर्ड्स को, एनिमल्स को और ह्यूमंस को अफेक्ट करती है, जबकि वायरस बी जो है वो इंसानों पे हमलावर होता है। जो हेपेटाइटिस की या सॉरी इन्फ्लुएंजा की टाइप सी है वो ह्यूमन और पिग्स को अफेक्ट करती है, लेकिन ए और बी टाइप से कम अफेक्ट करती है। जबकि टाइप डी जो है वो सिर्फ कैटल्स में होती है, यानी भैंसों में, गायों में, और दूध वाले भैया तुम्हारे वहाँ होगा या, ठीक है ना। तो जिनकी कैटल फार्म है उनको मैं बता दूंगी कि आपके यहाँ ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, इन्फ्लुएंजा अगर है तो टाइप डी का होगा वायरस। इन्फ्लुएंजा को क्योर करने में मैंने जैसे कहा इलाज की अमूमन जरूरत नहीं होती, खुद ब खुद ये सही हो जाता है, लेकिन इन सीवियर केसेस में ये बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। इट मे क्रिएट डेथ और सीरियस कंडीशंस लाइक pneumonia, meningitis,
encephalitis, seizures and etc. बट बाज़ ऐसी अद्वियात हैं, बाज़ ऐसी बीमारियां हैं जिनका अगर हम लॉन्ग टर्म इलाज करें तो फ्लू का इलाज खुद ब खुद हो जाता है। मिसाल के तौर पे लंग्स डिजीज़ है, यानी किसी को अगर एस्थमा है तो एस्थमा के पेशेंट के लिए जो दवा इलाज की जा रही होगी वो खुद ब खुद फ्लू को भी क्योर कर देगी। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ के अंदर जिनको ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया है वो हो गया, या कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ हो गई, उनके लिए प्रोवाइडेड दैट हाई ब्लड प्रेशर की दवाई कभी भी फ्लू को कवर नहीं करेगी। ये मत समझिएगा कि मैं अगर ये कह रही हूँ कि ब्लड प्रेशर की दवाई से फ्लू कवर हो जाएगा, तो नहीं, ब्लड प्रेशर की दवा कभी भी फ्लू को कवर नहीं करेगी। इसके अलावा किडनी की बीमारियां हों, लिवर डिजीज हो, डायबिटीज हो, या वीक इम्यून सिस्टम की कोई डिवाइस बीमारियां हो, या मज़मन बीमारियां लाइक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो या नमोनिया हो, तो उन तमाम की जो इलाज की अद्वियात हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फ्लू को क्योर कर लेती हैं। तो ये कहा जाना तो सही होगा ना कि अगर हम पहले से बीमार बैठे हुए हैं और हम दवाई ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो फ्लू को भी कवर कर लेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हम आते हैं इसकी प्रोग्नोसिस की तरफ। अच्छा, वो दवाएं जो रेडिएशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, केमोथेरेपी के लिए इस्तेमाल होती हैं, या वो लोग जिन्होंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इस्तेमाल किए हुए हैं, वो भी खुद ब खुद इससे सही हो जाते हैं। ठीक है जी। हर साल यूएसए में ये ब्रेकआउट करता है, पाकिस्तान में भी करता है, बल्कि दुनिया के हर मुल्क में करता है, जिसमें जो ज़्यादातर बीमारी है वो हफ्ता 2 हफ्ते तक रहती है, लेकिन अगर जब सीरियस कंडीशन हो जाए तो ब्रेन इन्फेक्शन हो जाता है या नमूनिया इसमें पाया जाता है। बीमारी किसी भी एज में कहीं पे भी हो सकती है। शुरू करते हैं अपने से, एडल्टली पीपल से, तो 65 प्लस पे जाकर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि रिकरेंट कोल्ड या फ्लू हुआ होने। ठीक है, जब रिकरेंट कोल्ड होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली फ्लू के अंदर। बार बार नज़ला जुकाम होना मेक ए सेंस टू कन्वर्ट इनटू अ फ्लू। फिर वो बच्चे जो 2 साल से कम हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्लू के फैलने के, लेकिन वो औरतें जो हामला हैं और 3 माह का उनका हमल है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्लू को ग्रैब करने की। और ऐसे लोग जो क्रॉनिक डिजीज में इन्वॉल्व हैं, मुज़मन बीमारियां हैं जिनके पास, उनके अंदर भी ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो इसको कैच कर दें। कॉम्प्लिकेशंस अगर देखी जाए कि इसकी सीवियरिटी में क्या होगा, तो इसकी सीवियरिटी में नमूनिया है, डबल नमूनिया है, एंसेफलाइटिस है, इसके अलावा मेनिंजाइटिस है, सीजर्स हैं। ये वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं। अगर हम इसकी मंथ ऑफ एक्टिवेशन देखें कि फ्लू कौन कौन से महीनों में फैलता है, तो दिसंबर से लेके फरवरी तक का महीना जो है वो फ्लू के स्प्रेड होने का चांसेस होता है, बट इट लास्ट टिल मई। अगर आप याद करें तो आउटब्रेक हुआ था कोविड का नवंबर में, और दिसंबर से उसने लेना शुरू किया। इसकी हाई रेंज जो गई थी वो फरवरी में चली गई थी और लॉकडाउन था उस वक्त। फिर वो करते करते मार्च मई में जाके सबसाइड होना शुरू हुआ। हम एलोपैथिक में जो हमने देखा है उसका तरीक़ेकार ये होता है कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वो क्या करते हैं, फ्लू शॉट्स का इस्तेमाल कराते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, और उससे ये होता है कि प्रिवेंशन करवाते हैं। वी ऑल नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो दैट्स व्हाई वो उसकी फ्लू शॉट लगवाते हैं। हम उसकी जगह अपनी होम्योपैथी का दवा इन्फ्लुएंसिनम दे सकते हैं और सिलोकोटिनम दे सकते हैं जो इसकी प्रिवेंशन में आती है। फिर इसकी प्रिकॉशंस पे अगर हम जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। जब नज़ला जुकाम हो रहा है तो हमारे बॉडी से पानी का लॉस हो रहा है, डायरिया भी हमने देख लिया इसमें मौजूद है, वॉमिटिंग भी इसके अंदर मौजूद है, हमारी नाक भी बह रही है, हमारी आंख से भी पानी बह रहा है। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब है हमारी जिस्म में फ्लूइड की डिहाइड्रेशन, एग्जैक्टली डिहाइड्रेशन हो रही है। तो वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड्स टू अवॉइड सच कंप्लेंट्स। इसके अलावा जब भी ऑनसेट हो बीमारी का तो स्टे होम फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स, सो दैट कि आप लोगों में ना फैलाएं।
आप जरिया ना बने उस वायरस को फैलाने का। अपने हाथों को वॉश करें, सैनिटाइज करें, वेयर अ मास्क, ताकि आपका सांस किसी और को तकलीफ का बाइस ना बने, ठीक है ना। फिर हम ये हमेशा इस्तेमाल बचपन से सुनते आए और हमारी बेसिक तालीमात में से है कि हमारे वालिदैन कहते हैं कि जब छींको या खांसो तो हाथ पे रुमाल रख के करो। तो रुमाल या टिश्यू पेपर आ गया, ठीक है ना। ये तो बेसिक हाइजीन्स है ना जिन्हें हमें रखना है। और अगर हम मजीद देखें तो सफाई निस्फ़ ईमान है, तो उसकी बात को देखें तो हमें अपनी तहारत का खास ख्याल रखना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगी कि हम अगर बावजूद रहते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से खुद ब खुद बच जाते हैं। आते हैं जी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। 1 लाइन 1 मेडिसिन, ठीक है, ऐसा खेलते हैं। 1 लाइन 1 मेडिसिन। आर्सेनिक एल्बम ये बेस लाइन मेडिसिन है जो जिसे कहते हैं हेड रेमेडी है, एंड इट मतलब क्योर्स अबाउट 95% ऑफ द केसेस। और यही वजह है कि जिस वक्त कोविड आया था तो मैंने अपने कॉलेज में हर आने जाने वाले को आर्सेनिक एल्बम हर एक को दी थी कि अपनी फैमिली में ले जाएं, खुद भी खाएं, अपनी फैमिली में भी दें, ठीक है जी। इसका आउटब्रेक कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सल्फा। जब 48 घंटे तक बुखार कम ना हो तो उस आपने सल्फर देना है। जैल्सीनियम, जब नमनेस है और फ्लू का ऑनसेट शुरू हो तो उस वक्त आपने जैल्सीनियम देनी है। यूपिटोरियम पर्फ से तो आपको समझ में आ ही क्या होगा, जिसमें हड्डियों में दर्द हो रहा है और साथ साथ सर्दी लग रही है, ठंडक का एहसास हो रहा है, तो आपने यूपिटोरियम पर्फ लेनी है। ब्रायोनिया का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब नमूनिया के साथ जिसमें दर्द हो और खांसी हो, उस वक्त आपने ब्रायोनिया इस्तेमाल करना है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो। काली बाइक्रोमिनकम, खांसी के साथ बुखार है और नज़ला जो है वो एक तार की तरह का आ रहा है तो आप काली बाइक्रोमिन देंगे। नेट्रम सल्फ, जब एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा हो यानी वबा के तौर में फैल गया हो तो आपने क्या करनी है, नेट्रम सल्फ देनी है, ठीक है जी। इसके बाद आ जाए रस्टॉक्स, ये भी हमारी दवा बड़ी अच्छी है। रस्टॉक्स हमें सोच रहे हैं आर्थराइटिक पेन्स और इसके साथ ताल्लुक है, लेकिन इसका ताल्लुक चूंकि हमारे यहाँ बॉडी एक भी मौजूद है इसके अंदर, तो मुस्तकिल सर्दी का एहसास होता है और ऐसा महसूस होता है जैसे ठंडा पानी कमर पे गिर रहा है, ठंडक का एहसास होता है। डल का मारा, सीजनल चेंज के ऊपर होने वाली जब भी कंप्लेंट्स होती हैं तो हम डल का मारा को सोचते हैं कि जनाब कि डल का मारा देनी है हमें, क्योंकि जहाँ हमारे साथ वाटरी आइज है, आंखों से पानी बह रहा है, सोर थ्रोट है, गले में हालांकि में तकलीफ है हमारी, और हमारा जो है वेदर की चेंज आई है उसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो हम फौरी तौर पे क्या करेंगे जी, डल का मारा देंगे। इन्फ्लुएंजीनम, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि अगर हम अक्टूबर से इसका आउटब्रेक होने से पहले ही इस्तेमाल कराना शुरू कर दें तो एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन हम इसे इस्तेमाल करते हैं। सीवी यानी कार्बोवेज, कार्बोवेज जो है वो प्री नहीं पोस्ट इन्फ्लुएंजल सिंड्रोम्स के लिए काम करती है, यानी पहले होने वाले अलामात के लिए नहीं, पोस्ट जो इसकी सिंड्रोम्स हैं, सिम्टम्स हैं, इन्फ्लुएंजल सिम्टम्स, उनके लिए हम कार्बोवेज इस्तेमाल करते हैं। अमोनियम कार्ब, खांसी हो और इन्फ्लुएंजा के साथ गले में दर्द हो तो उसके बाद हम इसके देंगे। जबकि ब्लड कहते हैं ना, ब्लड विजन या आंखों के आगे धुंधलाहट आ जाना, जैसे चश्मा करीब का लगा और दूर को देखो तो धुंधला नजर आता है, तो उसमें भी आप क्या करेंगे जी, वो देंगे। बैप्टिशिया, वंस अगेन बैप्टिशिया फीवर के लिए दी जाती है, हमारे ध्यान में यही है, लेकिन ये भी जब एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा हो तो उसके लिए फर्स्ट मेडिसिन के फर्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन में शामिल होती है। ऑसिलोकोकरसिन, ये प्रिवेंशन के लिए होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। नक्स वॉमिका, ये एंजाइटी, चिलीनेस और प्यास इसमें पाई जाती है, जबकि प्यास का सबसे बड़ा ताल्लुक किससे, आर्सेनिक एल्बम से है, जिसकी पहली पहचान ये कि मरीज घूंट घूंट पानी पीता है, ठीक है ना जी। फिर है एलियम सीपा। एलियम सीपा की खास बात क्या है, एलियम प्यास से बनती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आंख और नाक से पानी बहता है, लेकिन नाक से बहने वाला पानी जो होता है वो
अपर लिप को जलाता है और आंखों से बहने वाला पानी बेजरर होता है। इसके कंपेयर अगर करें हम कैमोमिला, तो कैमोमिला से आंखों से आने वाला जलनदार होता है, नाक से बहने वाला बेजरर होता है। यूफ्रेशिया में भी है, यूफ्रेशिया में। अच्छा जी, फिर आते हैं हम सेम्ब्यूकस में। तो सेम्ब्यूकस में जो है मुस्तकिल नाक के अंदर की जो मेम्ब्रेन है, इसमें खुजली महसूस होती रहेगी, ठीक है ना जी। रियोमेक्स एक दवा है और वो ड्राई कफ में इस्तेमाल कराई जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, हॉरेसनेस पाई जाती है उसके साथ। मर्कसॉल, जब गले में तकलीफ हो रही हो, हम अमूमन मर्कसॉल को ब्लिस्टर्स के लिए, पैथी के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेट की गर्मी से होने वाले ब्लिस्टर्स हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें ले लेते हैं, लेकिन मर्कसॉल यहाँ पर हम सोर थ्रोट के लिए इस्तेमाल करेंगे। बेलाडोना तो सबको पता ही है, इसलिए बताना बेकार है, ब्यूटीफुल लेडी। फेरमैट में हॉरेसनेस आती है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, जो फ्रेशर की जो बात आप कर रहे थे, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करती है, जहां बीमारी पैदा हो रही हो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी ऊपर ही ऊपर या ऊपर का हमारा सांस उखड़ा हो तो उसमें हमने यूफ्रेशिया ले ली। तकरीबन मिलती जुलती हैं। हाँ जी, मैंने तो बहुत छोटा सा सवाल किया था, बहुत छोटा सा बनाया था, बहुत कहते हैं ना तोड़ मरोड़ के नन्हा सा बना दिया, ताकि मैं ये चाहती थी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अतीक भाई को और चिश्ती भाई को सुने। तो अगर आपको कोई सवाल करना है तो कर सकते हैं, और अगर पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये अच्छा तरीका होता है अपनी मिलाव देकर तारीफ करवा देगा। तो होप इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट वन जो प्रोग्राम होगा वो अतीक भाई और चिश्ती भाई खुद बताएंगे कि किस टॉपिक पे होगा। और कहते हैं ना जी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो हिम्मत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे अगर आप लोग इसी तरह कोऑपरेट करते रहे। और आज मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है, लोग स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मुझे खुशी हुई तुम लोगों को देखकर, लेकिन तुम्हारी क्लास में से कम स्टूडेंट आए। दिस इज रियली अनफेयर। इसका मकसद है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते, उनमें वो प्यास ही नहीं है, वो तलब ही नहीं है पढ़ने की। तो अल्लाह के वास्ते अपने दोस्तों को, साथियों को बताओ कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, चीटिंग करोगे तो होगे खराब, ठीक है ना। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।